हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। तो मैंने अभी आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं सब इंस्पेक्टर से संबंधित आपको सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो अभी मैंने कल एक ही वीडियो बनाया था जिसमें सिर्फ एक परिचय था उस वीडियो का। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपकी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। मतलब कि वो आपका क्या मांगते हैं, 10th मांगते हैं, 12th मांगते हैं, ग्रेजुएशन मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से अगर पता होंगी तो फिर आप गलती नहीं करेंगे इन सब चीज़ों में। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि हमने फॉर्म भर दिया, हमारा एग्ज़ाम हो गया, क्वालिफाई भी हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है हमको फाइनल सीट नहीं मिल पाती है। जैसा कि एक बार मेरे साथ हुआ था। मैंने 2015-16 वाला सब इंस्पेक्टर दिया था और काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे 159। मतलब कि मेरा जो फर्स्ट पेपर था वो क्वालिफाई हो गया था, लेकिन फिजिकल था। मैं उसके लिए जब गई थी तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझको बाहर कर दिया। उन्होंने ये कहते हुए कि जो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो जो डेट दी गई थी नोटिफिकेशन में उसके बाद की थी, इसलिए आपको फिजिकल नहीं देने दिया जा सकता। तो इसलिए आवश्यकता है कि आपको पहले से पता हो कि हमें कौन कौन सी हमारी जो योग्यताएं हैं वो आपकी होनी चाहिए। इसमें कौन कौन सी शारीरिक योग्यताएं आपकी होनी चाहिए, कौन कौन सी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप कभी भी भटकना मत, ना ही किसी से पूछना। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आरपीएफ के लिए इतनी हाइट काम करेगी क्या, मैम यूपी पुलिस के लिए इतनी हाइट काम करेगी क्या। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान सारे एग्ज़ाम नहीं देता है। और मैंने कभी आरपीएफ दिया है, ना ही मैंने कभी यूपीएसआई दिया है, ना मैंने कभी यूपी कांस्टेबल दिया है। तो मुझे इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा। तो हर चीज़ का एक नोटिफिकेशन होता है। तो आपको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आप उसका नोटिफिकेशन निकाल लीजिए। उस नोटिफिकेशन में सारी योग्यताएँ बताई जाती हैं। जैसे कि मैं लेकर के आई हूँ अभी अपना नोटिफिकेशन जो कि मेरे टाइम पर आया था। तो मैं इसी में से आपको योग्यताएं बताऊंगी कि जो एमपीएसआई है उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप कांस्टेबल का नोटिफिकेशन निकालिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी योग्यताएं देखिए। ठीक है। तो जब आपका सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ सब इंस्पेक्टर का नहीं होता है, उसमें सूबेदार रहता है, सब इंस्पेक्टर रहता है। इसके साथ ही साथ उसमें आपका रहता है विशेष शाखा की जो भर्ती रहती है वो भी रहती है, एसपी स्पेशल ब्रांच। ठीक है। इसके साथ ही उसमें रहता है उप निरीक्षक, मतलब सब इंस्पेक्टर आयुध वाला। ठीक है। उप निरीक्षक क्यूडी वाला रहता है, रेडियो वाला रहता है, अंगुल चिन्ह वाला रहता है और प्लाटून कमांडर भी रहता है। इन सब चीज़ों की भर्ती एक साथ में ही होती है। ठीक है। तो इन सब की जो योग्यताएं हैं, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, वो सबकी अलग अलग होती हैं। जैसे कि सूबेदार के लिए आपका स्नातक होना ज़रूरी है, मतलब कि आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है। उप निरीक्षक के लिए मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए भी आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। दूसरा सब में आपका विशेष शाखा में भी आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। लेकिन यदि आप आयुध में जाने वाले हैं तो आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा। ठीक है। क्यूडी में आप जा रहे हैं तो गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन के साथ विषय के साथ स्नातक और उसके समतुल्य उपाधि जो भी है। ठीक है। रेडियो में आप जा रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो रहती है उसमें 3 वर्ष का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ठीक है। और अंगुल चिन्ह वाला है उसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय के साथ स्नातक या उसके समतुल्य उपाधि। प्लाटून कमांडर के लिए आपके स्नातक की आवश्यकता है, मतलब कि ग्रेजुएट होने की आपकी आवश्यकता है। अब कई सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, वो बोलेंगे कि मेरा तो फर्स्ट डिवीज़न से पास हूँ, मैं सेकंड से पास हूँ, मैं थर्ड से पास हूँ, मेरा 10th में ग्रेस लगा हुआ है, मेरी 10th में 3rd डिवीज़न बनी हुई है, मेरी 12th में 3rd डिवीज़न बनी है, लेकिन उसके साथ में भी ग्रेस लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिर्फ पास होना ज़रूरी है, चाहे आप फर्स्ट डिवीज़न से हुए हैं, सेकेंड से हुए हैं, या 3rd डिवीज़न से हुए हैं, या आपकी ग्रेस लगी हुई है। इन सब चीज़ों से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने आपको कोई भी डिवीज़न यहाँ पे इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि इस डिवीज़न में आपका पास होना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ आती है वो आपकी शारीरिक योग्यताएं आपकी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हाइट जरूर देख लें। लड़कियां अधिकतर कमेंट करती हैं कि मैम मेरी इतनी हाइट है, काम करेगी क्या। मैम मेरी 152 सेंटीमीटर हाइट है, काम करेगी क्या। तो बिल्कुल नहीं करेगी। आपकी हाइट लड़कों के लिए 167.5 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152.4 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। मतलब कि इससे कम हाइट होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इससे ज़्यादा हाइट होगी तो वो कितनी भी चलेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। पुरुषों का जो सीना है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए।
तीसरी चीज़ है शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। मतलब किसी का एक हाथ कटा हुआ है, किसी का एक पैर कटा हुआ है, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। लेकिन कई सारे लोगों के दिमाग में अब ये क्वेश्चन आएगा, मेरी एक हड्डी टूटी हुई है लेकिन वो जुड़ चुकी है, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखेंगी। आपकी कोई हड्डी टूट गई है, वो जुड़ गई है, तो वो कहीं भी दिखने वाली नहीं है, वो आपकी सामने से देखने में कहीं भी काम में नहीं, मतलब नहीं दिखेगी, तो उसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कई सारी लड़कियों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, मेरा बेबी ऑपरेशन से हुआ है तो क्या मैं सब इंस्पेक्टर बन सकती हूँ? यस, आप बिल्कुल बन सकते हैं। आपका किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो गया हो, आप बिल्कुल सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तीसरी चीज़, नौकनी और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नौकनी मतलब जो नी होती है वो आपकी जुड़ना नहीं चाहिए आपस में। जब आप पैर मिलाएंगे तो आपकी जो नी है वो बिल्कुल जुड़ना नहीं चाहिए। फ्लैट फुट मतलब जब आप पैर में गीला करके आप चलेंगे तो उसमें एक कर्व बनना चाहिए। अगर वो कर्व नहीं बनता है, इसका मतलब आपका फ्लैट फुट है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इन दोनों चीज़ों का खासा ख्याल रखें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना हाइट के बाद ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा नोटिस की जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही जो आपकी एज है वो आपकी 18 to 28 होना चाहिए। और जो एज की आपकी जो गणना है, मतलब कब से आपकी एज मानी जाएगी, तो उसके लिए नोटिफिकेशन में पर्टिकुलर एक डेट आती है। इस डेट से आपकी आयु की गणना होगी। यदि उस डेट को आप 28 के हो जाते हैं तो फिर आपको इसमें एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका फिजिकल कैसा रहेगा। फिजिकल में पुरुषों के लिए अब मैं फिजिकल में आपको बताऊंगी बाद में, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता इतनी है नहीं। अभी आपकी जो इतनी अर्हताएं हैं जो आपकी होनी चाहिए, जैसे कि शारीरिक और आपकी शैक्षणिक अर्हताएं हैं, यदि ये आपकी हैं तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी में जुट जाइए। अपनी तैयारी बिल्कुल आप करना शुरू कर दीजिए। फिजिकल हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि अभी आपका कांस्टेबल वाला आपका फ़िज़िकल चेंज हो गया है, तो हो सकता है आपका फ़िज़िकल चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। और ये सारे क्वेश्चन प्लीज़ मत करना अभी कि मेरी 3rd डिवीज़न बनी है, मैं ग्रेड से पास हुआ हूँ, 2nd डिवीज़न बनी है मेरी, या फिर मेरी हाइट इतनी है, या फिर आप RPF के लिए हाइट बता दो। तो मैंने आपको बता दिया है पहले कि आप संबंधित जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप संबंधित ही नोटिफिकेशन ही देखिए, क्योंकि एक बंदे को सारी जानकारी होना नहीं हो सकती है। उसको सारी जानकारी, सारे फील्ड की जानकारी उसको नहीं हो सकती है। अब मुझे जानकारी होती यदि वो मैंने एग्ज़ाम दिया होता, तो किसी और से पूछने से अच्छा है, जब भी आप किसी सिलेबस के बारे में भी पूछते हो तो किसी और से पूछने से अच्छा है कि आप खुद ही उसकी साइट पर जाएं। ऑफिशियल साइट पर जाना, ऑफिशियल साइट पर सारी जानकारी रहती है। नोटिफिकेशन निकाल लेना पुराने, आपको वहाँ से सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो मैं ये लेकर के आई थी, मैं जानबूझ के लेकर के आई थी, जिससे आपको पता रहे कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल पहले से ही हैं, तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मेरा वेट करते हैं कि ये मैडम रिप्लाई देंगी तब हम अपनी तैयारी करना शुरू करेंगे। नहीं, आपको जिसकी तैयारी करनी है आप बिल्कुल स्टार्ट करिए, और उससे पहले उसका नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि कई सारे लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको बाद में याद आता है कि हम तो इसके लिए एलिजिबल थे ही नहीं, तो आपका इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे पहले आप सारी चीज़ें चेक करिए, उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो कल का जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगा सिलेबस पर, और सिलेबस के लिए एक बड़ी ही अपडेट है नए सिलेबस को लेकर के। खासा लोगों में भ्रम है, तो उसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है, तो वो मैं आपको कल के वीडियो में बताने वाली हूँ। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।